हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पाकिस्तान से अलग होने को बेकरार है 40% इलाका। जी हां, भारत के लिए है बहुत बड़ी खबर दोस्तों। तो वही बताएंगे, जम्मू कश्मीर में चुनाव में होगा बहुत बड़ा खेला। अखाड़े में उतरेंगे प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान। कितना बदलेगा घाटी का इक्वेशन, समीकरण, सबसे पहले एक्सक्लूसिव जानकारी बताएंगे। तो वही बताएंगे, कोई भी बांग्लादेशी भारत में ना भागे। जी हाँ, यूनुस सरकार ने बढ़ाई चौकसी, सीमा पर फोर्स की बड़ी तैनाती। जी हाँ, बताएंगे कैसे जुमला निकला मोहम्मद यूनुस का, वो दावा, वो वादा दोस्तों। तो वही रक्षा मंत्री बहुत तगड़ा है। जी हाँ, नौसेना की बड़ी ताकत। तो चीन पाकिस्तान के एक्सपर्ट तक ने माना भारत का लोहा। दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर हमेशा की तरह आपको विस्तार से बताएंगे। बस निरंतर भारत में विकास होते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले सिंगापुर के राजनयिक का सबसे बड़ा बयान, कह दिया ब्रिटेन अब ग्रेट नहीं, भारत को सौंप दे यूएनएससी की अपनी सीट। दोस्तों, सिंगापुर के पूर्व राजनयिक और जाने माने शिक्षाविद किशोर महबूबानी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार की मांग की है। जी हाँ, साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि भारत को स्थायी सदस्यता मिले। उन्होंने कहा कि भारत परिषद में स्थायी सीट की हकदार है और उसे यह हक मिलना चाहिए। किशोर महबूबानी का ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा से ठीक पहले आया है। भारत भी अलग अलग मंचों से बीते कई वर्षों से लगातार यूएनएससी में अस्थायी सीट की मांग करता रहा है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि भारत आज के समय में अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश है। तो वहीं ग्रेट ब्रिटेन अब ग्रेट नहीं रह गया है। ऐसे में यूके को यूएनएससी की अपनी अस्थायी सीट भारत को दे देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तान से अलग होने को बेकरार 40% इलाका भारत के लिए क्या है बलूचिस्तान के मायने। दोस्तों, कश्मीर में दहशत फैलाने की साजिश रचने वाला पाकिस्तान अपने ही एक बड़े प्रांत में कलह को रोक नहीं पा रहा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान में आए दिन उग्रवादी हमला करके लोगों की हत्या कर देते हैं। 26 अगस्त को 24 घंटे में ही बलूच उग्रवादियों ने अलग अलग जगहों पर कम से कम 70 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने पहचान जानने के बाद मुसाफिरों की हत्या कर दी। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। मूसा खेल में बसों को रोका गया और कम से कम 23 पंजाबियों को मार दिया गया। अब ऐसे में पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त अजय बिसारिया के मुताबिक इस्लामाबाद लगातार आरोप लगाता रहा है कि भारत बलूचों की मदद करता है। उसका कहना है कि ईरान बलूचों का पनाहगाह है। हालांकि भारत इस बात को गंभीरता से नहीं लेता। भारत कई बार इन आरोपों को खारिज भी कर चुका है। अब बलूच उग्रवादियों को तहरीके तालिबान पाकिस्तान का भी साथ मिल रहा है। यूके और यूएस ने इन संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। वहीं पाकिस्तान में चल रही है कलह उसके लिए बड़ी नजीर है। एक तरफ वो भारत को तोड़ने की साजिश में लगा रहता है तो दूसरी तरफ उसका 40% हिस्सा अलग होने को तैयार है। जी हाँ, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा। तो वही बड़ी खबर बता दे, जम्मू कश्मीर में चुनाव में होगा सबसे बड़ा खेला। अखाड़े में उतरेंगे प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान। कितना बदलेगा घाटी का समीकरण। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी की एंट्री के बाद अब लोक जनशक्ति पार्टी बोले तो रामविलास ने भी जम्मू कश्मीर की राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने जम्मू में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता AK वाजपेयी समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। जी हाँ, जी मीडिया के साथ विशेष बातचीत में AK वाजपेयी ने कहा कि पार्टी जम्मू कश्मीर में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकसभा चुनावों में जिस तरह से मतदान किया वो ये दर्शाता है कि यहाँ के लोग लोकतंत्र में पूर्ण विश्वास रखते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के लिए बहुत बड़ी जीत है। वाजपेयी ने आगे कहा कि हम जम्मू कश्मीर में भी एनडीए के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे और एनडीए भाजपा को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। अनुच्छेद 370 को हटाने में हमारे सहयोग ने एनडीए को ताकत दी थी और अब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कुछ अन्य पार्टियां इसको फिर से लागू करने का प्रयास कर रही हैं, हम उन्हें ऐसा करने में सफल नहीं होने देंगे। जी हाँ दोस्तों, गौरतलब है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के बाद अब चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी की ये घोषणा जम्मू कश्मीर के चुनावी माहौल को और भी गरमाने वाली है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में पार्टी किस तरह से अपनी रणनीति को आगे बढ़ाती है। तो वहीं आपको बता दें, कोई भी बांग्लादेशी भारत न भागे। जी हाँ, यूनुस सरकार ने बढ़ाई चौकसी, सीमा पर फोर्स की बड़ी तैयारी। जी हाँ, बांग्लादेश में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही और डर के मारे बांग्लादेशी अवैध तरीकों से भारत का रुख कर रहे हैं।
इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए यूनुस सरकार ने भारत से लगती सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को अंदेशा है कि नागरिक सुरक्षा के भय से भारत भाग सकते हैं, इसके लिए सीमा पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ा दी है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जनसंपर्क अधिकारी शरीफुल इस्लाम ने एक संक्षिप्त संदेश में कहा कि बीजीबी ने अवैध आवाजाही को रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है। अर्धसैनिक बल ने जनता से अवैध रूप से सीमा पार करने वाले लोगों के बारे में 2 मोबाइल फोन नंबरों पर जानकारी देने को भी कहा है। इस्लाम ने एचटी को बताया कि यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि कई लोग देश भर में सीमा के माध्यम से भारत भागने की कोशिश कर रहे हैं। बीजीबी ने यह कदम उठाया है ताकि कोई भी सीमा पार बांग्लादेश ना छोड़ सके। इस्लाम ने एचटी को यह बड़ी जानकारी दी है। ऐसे में दोस्तों, बांग्लादेश के ये अल्पसंख्यक क्यों भागकर भारत में आना चाहते हैं, उसके रूट कॉज को पकड़ करके उसको हल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं यूनुस की सरकार, लेकिन बॉर्डर पर फोर्स बढ़ा दिए ताकि वो डर के मारे कहीं भागने का प्रयास भी ना करे और उन बांग्लादेशियों का अत्याचार भी सहे जो अल्पसंख्यकों पर करते नजर आ रहे हैं। आपको बताते हैं दोस्तों कि कैसे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भी बहुत बड़ा जुमला हिंदू समुदाय खास करके अल्पसंख्यक लोगों से किया है। दरअसल जुमला निकला है मोहम्मद यूनुस का वो वादा, बांग्लादेश में हिंदू शिक्षकों से जबरन लिया जा रहा है इस्तीफा। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं की नौकरी पर बहुत बड़ा संकट। हसीना सरकार जाने के बाद 49 शिक्षकों से जबरन लिया गया इस्तीफा। बता दें, शेख हसीना सरकार की बर्खास्तगी के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ताजा मामला वहां बच्चों को पढ़ाने वाले हिंदू शिक्षकों से जुड़ा है। उन्हें अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबरन उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पड़ोसी देश में अब तक कम से कम 50 हिंदू शिक्षकों को अपनी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया है। बांग्लादेशी दैनिक प्रोथोम अलो के अनुसार बरिशाल के बेकरगंज सरकारी कॉलेज की प्रिंसिपल शुक्ला रानी हल्दर को भी अपना इस्तीफा देना पड़ गया। अब ऐसे में दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि यूनुस की जो ये अंतरिम सरकार बांग्लादेश में बनी है, इसने सबसे पहले वादा किया था कि हिंदुओं को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। हिंदुओं को हर तरीके से हम सिक्योरिटी दिलाते हैं कि उनको हर तरीके से न्याय मिलेगा, बराबरी का हक मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ये इस्तीफा रियलिटी बता रही है कि हिंदू पर जो अत्याचार हो रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं, कोई भी अभी तक सुनवाई नहीं हुई है, उल्टा अत्याचार उन पर बढ़ ही रहा है। दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनती है। एक चीज तो तय है कि ये नोबेल पुरस्कृत विजेता ही क्यों ना हो, जुमला हर कोई करता है। तो वहीं आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बहुत तगड़े हैं। जी हाँ, नौसेना की बढ़ी ताकत तो चीन पाकिस्तान के एक्सपर्ट ने भी माना भारत का लोहा। दोस्तों, दुनिया भर में आतंकवाद फैलाने में माहिर पाकिस्तान और दूसरे देशों की जमीन कब्जाने वाले चीन जैसे पड़ोसियों से घिरे भारत की ताकत में और इजाफा हो गया है। हाल ही में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस INS अरिघात पनडुब्बी नौसेना में शामिल हो गई। इससे देश की परमाणु क्षमता को और मजबूती मिलने वाली है। INS अरिघात के शामिल होने को लेकर पाकिस्तानी और चीनी एक्सपर्ट की प्रतिक्रिया सामने आई है। दोनों देशों के डिफेंस एक्सपर्ट ने भारत की ताकत का लोहा माना है। साथ ही पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने तो भारत के रक्षा मंत्री सिंह की भी प्रशंसा की है। पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट कमर चीमा ने अपने YouTube चैनल पर INS अरिघात पर बात की। उन्होंने कहा कि भारत थल, समुद्र और वायु तीनों से परमाणु हमले कर सकता है। हालांकि ये ताकत पहले भी भारत के पास थी। अरिघात के शामिल होने से साफ है कि भारत नौसेना के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका में नेवल सरफेस वॉर सेंटर गए थे। वहां जो भी मौजूद था उससे देखा। कमर चीमा ने भारत का लोहा मानते हुए कहा कि सबमरीन को शामिल करने का जो कार्यक्रम था उसमें रक्षा मंत्री आए थे। हालांकि ये बहुत बड़ी चीज थी। इसका मतलब है कि भारत का रक्षा मंत्री बहुत तगड़ा है। और उस दूसरा मतलब यह है कि यह संदेश दिया गया है कि प्रधानमंत्री सिर्फ एक न्यूक्लियर सबमरीन के लिए नहीं आएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में वाकई में भारत के 2 बड़े दुश्मन भी अब भारत की तारीफ करने लगे हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सबसे बड़ा तगड़ा बता दिया है। दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनती है। और अगर आपको भी गर्व है कि आप भारतीय हैं तो कमेंट में मेरा भारत महान कहना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, भारत के चाणक्य जयशंकर जी ने ऐसा क्या कह दिया जिससे तिलमिला उठा चाइना। जिनपिंग के सरकारी भोपों ने जमकर निकाली भड़ास। दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी के चीन को विशेष समस्या बताने पर बीजिंग प्रशासन तिलमिला गया है। जयशंकर जी के बयान पर चीनी सरकार के भोपू ग्लोबल टाइम्स ने जमकर भड़ास निकाली है। ग्लोबल टाइम्स ने भारतीय विदेश मंत्री के बयान को बहाना बताया और ये तक कह दिया है कि भारत जटिल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संभालने के लिए तैयार नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि विदेश मंत्री का यह दावा कि एक विशेष चीन समस्या बाकी दुनिया की सामान्य चीन समस्या से कहीं ऊपर है, एक स्वार्थी बहाने की तरह लगता है। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा कि चीन में निवेश पर प्रतिबंधात्मक नीतियों ने भारत के अत्यधिक आलोचना वाले कारोबारी माहौल को और खराब कर दिया है। स्पष्ट रूप से भारत एक प्रमुख शक्ति से अपेक्षित परिपक्वता और परिप्रेक्ष्य के साथ जटिल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संभालने के लिए तैयार नहीं है। तो वहीं बता दें, व्लादिमीर पुतिन ने किम जोंग उन को गिफ्ट किए 24 घोड़े यूक्रेन युद्ध के साथ। इसका कैसा है कनेक्शन, बता दें। रशिया के
राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन को शुद्ध नस्ल के 24 घोड़े गिफ्ट किए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल किए गए तोपखाने के गोलों के बदले ये तोहफा दिया गया। इनमें ओरलोव ट्रोटर नस्ल के 19 घोड़े और 5 घोड़ियां हैं जिन्हें किम जोंग का फेवरेट माना जाता है। 2 साल पहले भी प्योंगयांग को इसी ब्रीड के 30 घोड़े दिए गए थे। प्रोपेगेंडा वीडियो में किम जोंग इनमें से एक सफेद घोड़े की सवारी करते नजर आए थे। बर्फबारी के बीच माउंट पेक्टू पर घोड़े की सवारी करते हुए नॉर्थ कोरियाई लीडर की तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हुई है। दोस्तों बता दें, नेक्स्ट खबर, जांच में बड़ा खुलासा, कनाडा के लिए सबसे गंभीर खतरा है चाइना। सीसीपी एजेंट्स कर रहे कनाडा इलेक्शंस में काम। दोस्तों, कनाडा की पूर्व कंजर्वेटिव पार्टी बोले तो सीपीसी सांसद लियोना एलेसवेल ने विदेशी हस्तक्षेप की जांच में बताया कि कई चीनी कनाडाइयों को शक है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी बोले तो सीसीपी के एजेंट इलेक्शंस कनाडा के दफ्तरों और मतदान स्थलों पर काम कर रहे हैं। एलेसवेल ने 27 मार्च को विदेश हस्तक्षेप आयोग के लिए एक शपथ पत्र में कहा कि 2021 के चुनाव के दौरान जब उन्होंने दरवाजे दरवाजे जाकर अभियान चलाया तो कुछ चीनी कनाडाई मतदाताओं ने उन्हें बताया कि वे मतदान केंद्रों पर सीसीपी के एजेंट्स द्वारा पहचान के डर से वोट देने से डरते थे। तो दोस्तों वहीं बता दें, हमास दुष्ट है लेकिन युद्ध विराम का समय आ गया। गाजा की सुरंगों में शवों के ढेर मिलने से बाइडन भी हुए क्रोधित। जी हां, गाजा में युद्ध विराम और 6 लाख से ज्यादा बच्चों के लिए पोलियो अभियान के बीच सुरंगों से 6 शव बरामद हुए हैं। इजराइल ने पुष्टि कर दी है कि ये सभी शव हमास द्वारा बनाए गए इजरायली बंधक थे। इनमें एक अमेरिकी बंधक का शव भी शामिल है। इस घटना को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन ने कहा कि वो गाजा पट्टी से 6 बंधकों के शवों की बरामदगी से काफी गुस्से में है, लेकिन अब युद्ध विराम का समय आ गया है और वो इसके लिए 24 घंटे काम करेंगे। तो वहीं आपको बता दें, ताइवान को एक बार फिर से डराने की कोशिश की है चाइना ने। सीमा पर मंडराए 10 चाइनीज लड़ाकू विमान युद्धक जहाज। जी हाँ, चीन ने शनिवार को फिलीपीन के एक तटरक्षक जहाज पर जानबूझकर चीनी जहाज को टक्कर मारने का आरोप लगाया है। चीनी तटरक्षक बल के प्रवक्ता लियू देजून के हवाले से कहा गया है कि पतवार संख्या 9701 वाला फिलीपीन जहाज शनिवार दोपहर चीन के जहाज 5205 से टकरा गया। लियू ने दावा किया है कि फिलीपीन के जहाज ने चीनी तटरक्षक जहाज को खतरनाक तरीके से जानबूझकर टक्कर मारी। बिना अधिक विवरण दिए उन्होंने कहा कि चीनी जहाज नियमानुसार संचालित हो रहा था। आपको बता दें कि चीन अपनी सेना का तेजी से विस्तार कर रहा है और दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा जताने में वो लगातार मुखर होता जा रहा है। तो वहीं बता दें, एसजीपीसी की परमिशन के बिना नहीं चलने देंगे फिल्म। जी हां, कंगना की इमरजेंसी पर पूर्व सीएम चन्नी की बहुत बड़ी चेतावनी। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है। कांग्रेस सांसद और पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि एसजीपीसी की परमिशन के बिना ना तो फिल्म चलेगी और ना ही चलने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कंगना को ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ये पुराने पंजाब के हिस्से हैं और सभी का आपस में भाईचारा है। आपसी सांझ ने कभी टूटी है और ना टूटने दी जाएगी। इसे बरकरार रखना है और कोई भी ताकत इसे तोड़ने की कोशिश करेगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर चढ़ा सियासी पारा। जोड़े मारो रैली में उतरे उद्धव ठाकरे और शरद पवार। जी हां, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में किले में स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा टूटने का मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है। इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने माफी मांग ली है। पीएम मोदी ने कि माफी मांगने के बाद मामला शांत होने के बजाय और गर्मा ही गया है। महाराष्ट्र की सरकार ने जांच के लिए एसआईटी गठित की है। तो इंडिया गठबंधन ने इस मामले को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महाविकास अघाड़ी ने मेगा मुंबई प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया है। तो वहीं प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सत्ताधारी बीजेपी विपक्ष के इस प्रदर्शन का जवाब देने के लिए अलग अलग प्रदर्शन करने जा रही है। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, ताकि हर कोई इन खबरों को समझ करके देश को विकासशील से विकसित की ओर लेकर जा सके, चीजों को समझ सके। मिलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।